सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ सुबह 7 बजे की जीएस और जीके की प्रैक्टिस क्लास। तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये आने वाले आपके सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर इस क्लास को देखिएगा। और बहुत अच्छे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो या स्टेट लेवल का, कहीं का भी हो, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी करते हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? क्योंकि इसे मृतकों का टीला कहा था, लेकिन किस भाषा में ये कहा गया था? फारसी में, उर्दू में, हिंदी में या सिंधी में? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला होता है। ओके, आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी व्याख्या ये रही। इसकी व्याख्या, मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सबसे बड़ा स्थल है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत या राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष या साक्ष्य मिले हैं। ओके, और देखो इसी को देखते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और क्या कह रहा है? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को, जो अयोध्या है, जिसे अवध कहते हैं, अयोध्या कहते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता था? कौशल या कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कौशल या कौशल के नाम से जाना जाता था। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं। यह इसका रही व्याख्या। देखिए, देखते हैं इसकी व्याख्या पूरी। ये रही इसकी व्याख्या। प्राचीन काल में अवध को कौशल या कुशल नाम से जाना जाता है। ओके, प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, और कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। तो राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। ओके, आगे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन रहा, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, महिपाल था या महेंद्रपाल था? तो आप बताइए कौन था, बताइए। इसका हो जाएगा गोपाल था। कौन था बेटा? गोपाल था। तो पाल वंश का साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं। ये रही इसकी व्याख्या। ये इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जरूर देखेंगे हम लोग। देखो, पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल, पाल वंश का जो शासक धर्मपाल था, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? किस वेद से? ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को निम्नलिखित में से तो ब्रह्मवेद के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप बताएंगे अथर्ववेद जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये रहे, देखो, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 है वेदों की। ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या 4 है, और चारों वेदों में सबसे नवीन अथर्ववेद है, जबकि सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। और इस वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। उसकी भी हम व्याख्या पूरी देख रहे हैं।
ये दिया है भी उसी का। तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 1,04,062 मंत्र हैं। ओके। यजुर्वेद के भी 2 भाग हैं। यजुर्वेद के 2 भाग कौन है? शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ओके। और यजुर्वेद किससे संबंधित? तो आप कहेंगे यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद है। इसमें विधि विधान भी सम्मिलित हैं यजुर्वेद में। ओके। सामवेद में, ये 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है, सामवेद सबसे छोटा है और इसका संबंध संगीत से है। तो ये भी आप व्याख्या जरूर देखिए, इसका संबंध संगीत से है। ओके। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन रहा हमारा, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बताइए रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन? ये 3 बुकें हैं, इनको किसने लिखा है ये हमको बताना है। ओके। तो पहला देखते हैं बुक में कौन क्या है। तो इसके रचयिता हर्ष हैं या अशोक हैं या पुलकेशिन द्वितीय हैं या चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा हर्ष हैं, जो हर्षवर्धन जिसे हम कहते हैं, या हर्ष कहें हर्षवर्धन कहते हैं। ओके। जो कन्नौज का शासक हुआ, जो कन्नौज का शासक हुआ करता था। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ये रही इसकी व्याख्या, ये है पूरी इसके सामने देखो। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष या हर्षवर्धन। हर्ष कहूँ या हर्षवर्धन, बात वही है। ओके। हर्ष बाणभट्ट के दरबार में, हर्ष के दरबार में हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि था। और कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में कवि था और उसने रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद की रचना की थी। ओके। आगे देखते हैं। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी और हर्ष का संबंध पुष्यभूति वंश का था ये राजा। आगे देखते हैं, ये रहा और कह रहा है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकार या किसने बनवाया था? किस वंश ने बनवाया था? चेर ने या पांडव ने या पल्लव ने या चोल ने? तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम के चोल वंश के बनवाए थे। किसने? चोल वंश के राजराज ने। इसकी व्याख्या देखते हैं, ये रही इसकी व्याख्या। कह रहा है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के शासक ने बनवाया था और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजराज ने की थी। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और तंजावुर तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजराज चोल के नाम से राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया था। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसी का भी देखो व्याख्या देख लेना भी और कुछ है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में है, क्योंकि दक्षिण भारत के जो मंदिर है द्रविड़ शैली में निर्मित, और इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आप ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ये रहा और कह रहा है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो आप बताइए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, अनंतनाथ, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म के महावीर स्वामी थे। व्याख्या देखते हैं इसके, ये रहे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव इसके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव प्रथम थे और जैन धर्म के अंतिम महावीर स्वामी थे। इसकी व्याख्या और देखते हैं हम लोग। इसका सेम ये रहा। अनंतनाथ जैन धर्म के 14वें तीर्थकर और पार्श्वनाथ कौन से हैं? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। 24वें कौन है? 24वें अपने महावीर हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन रहा और आप बताइए अगले क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ये रहा और कह रहा है प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे
प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन जिले। व्याख्या देखते हैं इसकी, ये रही इसकी व्याख्या पूरी संपूर्ण। तो हम इसको देखते हैं पूरा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखो, प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था 3वीं शताब्दी में। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप महान स्तूपों में भी जाना जाता है। वर्ष 1889 में से सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ओके, इसका और देखते हैं। देखो, कह रहा अगला क्वेश्चन कह रहा, बताइए चीनी यात्री फाहियान किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था। फाहियान तो किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो ये आया था सी, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। इसकी व्याख्या देखते हैं, ये रही इसकी व्याख्या। तो कह रहा है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दौरान भारत दौरा किया था। यह बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के लिए फाहियान भारत आया था। कई एशियाई देशों की यात्रा की थी इसने। इस अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में संस्कृत विषय का अध्ययन किया था, मतलब संस्कृत पढ़ा था। अगला देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। कह रहा है जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता था? अपारिग्रह कहा जाता था, श्वेतांबर कहा जाता था, या तीर्थ कहा जाता था, या बसादिस कहा जाता था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बसादिस कहा जाता था जैन मठों के संस्थानों को। इसकी व्याख्या देखते हैं, ये रही। आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, जैन मठ संस्थाओं को बसादिस कहा जाता है। बसादिस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा पाठ स्थल होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित बसादिस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते थे। ओके, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, और बताइए आप निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की, बात सही है। बिंबिसार ने गुप्त वंश की, गलत। इसने किसकी स्थापना की थी? तो आप बताएंगे हर्यक वंश की। राजा ने चोल वंश संबंधित, सही है। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित, तो ऑप्शन इसका बी गलत है आपका। व्याख्या देखते हैं, ये रही नीचे व्याख्या इसकी। और कह रहा है बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था, चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश था, राजराज का संबंध चोल वंश से है, और कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। कह रहा भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली थी? ऑप्शन ए 1500 से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 336 से 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3000 से 2600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 550 से 323 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल था। और वैदिक काल के भी 2 भाग थे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या ये रही, देखो भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। क्या? वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। ओके, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो आप बताएंगे पूर्व वैदिक काल, किसमें? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल की अवधि कब मानी जाती है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की अवधि मानी जाती है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ओके, अगला क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। तो कितने महाजनपद थे? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए 14,
ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, 16 महाजनपद थे। और ये भगवती सूत्र और अगंतुर निकाय में भी इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग, ये रही इसकी व्याख्या। कह रहा आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद की संख्या 16 थी। ओके, प्राचीन भारत 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें तो बौद्ध धर्म के अगुंतुर निकाय से, किससे, बौद्ध ग्रंथ के अगुंतुर निकाय से, और भगवत जैन धर्म का एक ग्रंथ था जिसका नाम था भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र से भी हमें जानकारी मिलती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और आप बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, 16 महाप्राचीन, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। अच्छा, इसी का व्याख्या है भी। प्राचीन भारत में कुल 16 महाजनपद कौन थे? अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी, काशी जिसकी राजधानी बनारस थी, वज्र राजधानी वत्स कौशाम्बी थी, अवंती उज्जैनी थी, कौशल जिसके हम बात करते हैं प्रयाग वो हो गया अयोध्या, पांचाल की ऐच्छन्य थी, मल्ल कुशीनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, चेदिक सुक्तमती, कंबोज की हाटक थी, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा थी, गंधार तक्षशिला दसमा की पोटक थी। तो ये 16 महाजनपद थे। 4 4 4 4, तो पूरे टोटल 16 हो गए। आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, और कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पे हुआ था? मगध में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वैशाली में हुआ था, सारनाथ में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, ये रही, पूरी डिटेल में देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के निकट हुआ था। भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर माना जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों को जवाब किसने दिया? किसके हैं? तो आप जानते हैं मिलिंद पन्नों जो, तो जिसमें दो लोगों के बीच काफ़ी बातचीत होती है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका देखते हैं, ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन ए बुद्धघोष, ऑप्शन सी वासुबंध, ऑप्शन अश्वघोष। तो उसमें जो मिलिंद पन्नों में नागसेन के बारे में बात की गई, किसके? नागसेन के बारे में। इसकी व्याख्या देखते हैं, ये रही इसकी व्याख्या, और कह रहा है मिलिंद पन्नों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। मिलिंद पन्नों एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद और नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप का वर्णन है। किसका? नागसेन और मिलिंद के बीच इसका वर्णन है। ओके, देखो क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ था? तिरुवेली में, मदुरै में, कपाटपुरम में, या दक्षिण मदुरै में? तो दूसरा वाला हुआ था कपाटपुरम में हुआ था, और एक कवियों का सम्मेलन हुआ करता था। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं, ये रही इसकी व्याख्या। दूसरा तमिल संगम कपाटपुरम में संपन्न हुआ था। प्राचीन भारत के दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम कहा जाता था। ओके, तमिल व्याकरण ग्रंथ एक इसका बहुत बार मुझे तोलक्कमपियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से, संगम से, मिलन से। पहला और तीसरा तमिल संगम मदुरै में संपन्न हुए थे। तो पहला तीसरा मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, और कह रहा आपसे ये बताइए प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से था? तो फाहियान कहाँ का था? इटली का था, या पार्शिया का था, या ग्रीस का था, या चीन का था? तो फाहियान कहाँ का था? चीन का था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। व्याख्या देखते हैं, ये रही इसकी व्याख्या। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध चीन देश से है, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, या शासनकाल में आया था।
फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। ओके, फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी यात्रा का दौरान 6 वर्षों तक रहा है। कितने? 6 वर्षों तक भारत में रहा है। ओके, अगला, फाहियान धर्म बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया। तो आप ये भी याद रखिए। अगला ये क्वेश्चन रहा, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, चन्ना, शुद्धोधन, कत्थक। तो उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ ही था, बुद्ध का सिद्धार्थ। और इनके लड़के का नाम राहुल था। चन्ना तो इनका जो वो था हाँकने वाला वो जो रथ, और कंथक इनका घोड़ा था। तो इसका वास्तविक देखते हैं पूरा। और शुद्धोधन के पिता का नाम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। ओके, तो आज हमारी बच्चों यहीं तक क्लास थी और इसी के सेशन लगातार आते रहेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा और बढ़िया रहेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को हमारे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों या दोस्तों में या कहीं भी शेयर कीजिए। ओके, बस हम इतना ही आपसे चाहते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।